हेलो गाइस, वेलकम टू सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे, होना भी चाहिए। सेफ रहिए, घर पे रहिए और इस कोरोना वायरस से बचे रहिए और दूसरों को भी बचने की सलाह दीजिए। जो भी फुल प्रिकॉशन के साथ अपने घर पे पूरी सुरक्षा कीजिए ताकि कोई वायरस वगैरह कुछ आपको हानि ना पहुंचाए, हार्म ना कर पाए। ओके, तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर कोर्स 8 का जो सेकेंड टॉपिक है वो है टैगोर्स, यानी कंट्रीब्यूशन ऑफ टैगोर्स इन चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा महात्मा गांधी का क्या योगदान था बच्चों की शिक्षा के लिए। उनकी क्या राय थी, क्या विचार था उनका कि बच्चों का एजुकेशन कैसा होना चाहिए। ओके, तो आप लोग पढ़ चुके होंगे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए, बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि टैगोर का, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे टैगोर का। हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ टैगोर विथ स्पेशल रेफरेंस टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो देखिए, ये रविंद्रनाथ टैगोर, आप लोग अच्छे खासे परिचित होंगे इनसे। इनका जन्म जो है 6 मई 1861 यानी 1861 को हुआ था और इनका डेथ जो हुआ था 7 अगस्त 1941 को हुआ था। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं एग्जाम में लिखने के लिए। ओके, देखिए ये भारत के महान शिक्षाविदों में से एक थे। ये मानव एकता में आस्था रखते थे। ये मानव एकता में आस्था, यूनिटी। ओके, वे अनटचेबिलिटी के सख्त खिलाफ थे। वे एक सच्चे देशभक्त थे। सभी धर्मों के प्रति उनका गहरा सम्मान था। वो एक सच्चे वेदांती थे। ओके, यहाँ से आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है जो आप सीटेट वगैरह आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, आपको देना भी चाहिए। आपका बीएड तो फाइनल होने वाला है ही, और तो ये भी इम्पोर्टेंट होगा। ये वेदांती थे। ओके, और अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे। ओके, एंड नेक्स्ट है, इन्होंने पूर्व और पश्चिम के बीच संबंधों को जोड़ने और अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे को बढ़ाने का प्रयास किया। ये यानी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना जो होता है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के से काफ़ी जुड़े हुए थे। ओके, ये तो हो गया उनका। और ये कुछ लाइफ स्केच है उनका। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनके पिता का नाम क्या था, इनकी शिक्षा क्या थी। हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, वो है ये स्कूल जो था परंपरागत यानी ट्रेडिशनल जो एजुकेशन था उसे पोथी रटने वाली फैक्ट्री कहा करते थे। यानी कि वो उन्हें जो स्कूल था वो पसंद नहीं था। वो कहते थे कि वहाँ पे जाओ, पोथी रटो, जो भी है पोथी रटने की फैक्ट्री कहा। ओके, वो इस शिक्षा के खिलाफ थे। उसके बाद इनकी 16 वर्ष की आयु में उनके पिता उन्हें कानूनी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिए। ये आप लोग पढ़ सकते हैं खुद से। ओके, देख सकते हैं, और एग्जाम में कुछ इंट्रोडक्शन में देना चाहें तो आप दे सकते हैं। देखिए, यहाँ से इनका स्टार्ट होता है। जीवन के अनुभवों ने उन्हें शिक्षा के बारे में अपने कुछ विचार निर्मित करने में मदद की। यानी कि ये जो थे स्कूल को, विद्यालय को पोथी रटने की फैक्ट्री कहते थे, तो इसके कारण उन्हें घर पे ही शिक्षा दी जाती थी। उनके पिताजी उनके शिक्षा देते थे और टीचर को बुला करके इन्हें होम टीचिंग जो होती है वो ट्यूशन टाइप, अभी जो आप लोग पढ़ते होंगे उस टाइप का जो छोटे छोटे बच्चों को दिया था, उस टाइम में उन्हें ऐसे ही शिक्षा दिया गया था। तो इन्हीं विचारों के मतलब इन्हीं अनुभवों के द्वारा उन्होंने 1901 ईस्वी में स्कूल स्थापित किया जिसका नाम था शांति निकेतन। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम में आ सकता है। शांति निकेतन किनका स्कूल है, किनके द्वारा खोला गया था और कब खोला गया था, कब इसका स्थापना हुआ था। तो ये है 1901 में शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। यही विद्यालय कालांतर में जो था विश्व भारती विश्वविद्यालय है, यहाँ पे विश्वविद्यालय ये जो है अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इनके जो चांसलर नियुक्त होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ओके, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। 1913 में उन्हें ये विश्व भारती जो है यहाँ पे बहुत ही ये समाज सेवा की भावना से जो भी इनके मतलब शैक्षिक विचार थे, जो आप लोग अभी आगे पढ़ेंगे वहाँ पे इनका एजुकेशन उसी टाइप का यहाँ पे शिक्षा दिया जाता है विश्व भारती में। 1913 में उन्हें कविता संग्रह गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिला। ये फर्स्ट जो थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि पर। ओके, देखिए यहाँ पे 7 अगस्त 1941 को भारत के इस महान कवि, दार्शनिक, शिक्षाविद, साहित्यकार का देहांत हो गया। ओके,
एक विश्व विभूति थे। और ये जो है मेनली जो एग्जाम में आता है सीटेट वगैरह में, वो ये होता है कि ये जो थे नेचुरलिस्ट थे, यानी प्रकृतिवादी थे। ओके, ये प्रकृतिवादी थे और यथार्थवादी थे और प्रयोजनवादी थे। ओके, देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर्स फिलॉसफी ऑफ लाइफ, इनका कहना था, ये एक प्रकृतिवादी थे, ये आपको पता है, ये देख लीजिएगा आप लोग, मैं जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता रही हूँ आप लोगों को। शिक्षा को प्रकृति से विमुख कर देने पर, शिक्षा के बारे में उनका कहना था कि शिक्षा को प्रकृति से विमुख कर देने पर बच्चों पर उसका जितना बुरा प्रभाव पड़ेगा उसे बताया नहीं जा सकता। यानी कि ये जो भी शिक्षा थी उन्हें प्रकृति में खुले में स्वतंत्र होकर बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। ये नहीं कि बस एक क्लास में कक्षा में बैठकर वहाँ पे बच्चों को पढ़ाए रटाए वगैरह जो कुछ करे वो करे, वो नहीं, वो ये उसके विरुद्ध थे। वो चाहते थे कि जहाँ मन करे बच्चा का पेड़ पे चढ़ के या कहीं भी मन करे वो अपना पढ़ाई कर सकता है। ओके, इसीलिए उन्होंने कहा है शिक्षा को प्रकृति से विमुख कर देने पर बच्चों पर उसका जितना बुरा प्रभाव पड़ेगा बताया नहीं जा सकता। आदर्शवादी के साथ साथ यथार्थवादी भी थे। उनके यथार्थवादी विचार हमारी शिक्षा को, हमारे संपूर्ण जीवन को छूते हुए चलना चाहिए। यथार्थवादी विचार जो था कि जो भी शिक्षा दी जाए वो हमारे जीवन में जो भी अस्तित्व में है उसको छूते हुए चलना चाहिए, यानी उनका हम अनुभव कर सके, इस टाइप का शिक्षा होना चाहिए। तो ये मेनली जो थे प्रकृतिवादी थे, और ऐसे दे सकता है प्रकृतिवादी, यथार्थवादी और प्रयोजनवादी। देखिए अब आता है आपका मेन टॉपिक जो है एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर समकालीन शिक्षा पद्धति से पूरी तरह असंतुष्ट थे। वे विद्यालय को रटाई का केंद्र यानी फैक्ट्री मानते थे और कहते थे कि प्रचलित सामाजिक व्यवस्था में उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। इन्होंने शिक्षा के संबंध में निम्न विचार दिए हैं जो इस प्रकार है। उनका जो उनके अकॉर्डिंग जो था शिक्षा क्या है, क्या होना चाहिए, वो ये है, शिक्षा हमें केवल सूचना नहीं देती, शिक्षा हमें केवल सूचना नहीं देती बल्कि सभी प्रकार के अस्तित्व के साथ हमारे जीवन को समरूपता में लाती है। ये है उनके विचार शिक्षा का अर्थ, की शिक्षा क्या होना चाहिए उनके अकॉर्डिंग। और देखिए यहाँ पे ये यथार्थवादी यहाँ पे जो है, यहाँ पे उनका विचार जो झलक रहा है, शिक्षा हमें केवल सूचना नहीं देती बल्कि सभी प्रकार के अस्तित्व के साथ हमारे जीवन को समरूपता में लाती है। जैसे हम कुछ कर रहे हैं तो वो अस्तित्व में है और उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या है, ये सूचना नहीं बस कि हम जान गए, ये कि ऐसा होना चाहिए कि हम अच्छे से समझ पाए, उसका एनालिसिस जो भी है अच्छे से उसका प्रयोग कर पाए, उस टाइप का शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा जीवन की साहसपूर्ण यात्रा का एक अस्थायी भाग है। यह विद्यार्थी की अज्ञानता का उपचार करने वाला, अज्ञानता जो है अज्ञानता का उपचार करने वाला पीड़ादायक चिकित्सीय व्यवहार नहीं है बल्कि यह स्वास्थ्यपूर्ण कार्य एवं उसके मन की शक्ति का स्वाभाविक प्रकटीकरण है। ये सिर्फ अज्ञानता दूर करने का मात्र एक उपचार या जो भी है वो नहीं है, ये जो है उसके अंदर उसकी क्या जिज्ञासा है, उसके मन में क्या किसी वस्तु को देखकर उसके क्या विचार बन रहे हैं उसका प्रकटीकरण है। ओके, तो ये था मीनिंग ऑफ एजुकेशन गांधी जी के अकॉर्डिंग, सॉरी रविन्द्रनाथ के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पे एम्स ऑफ एजुकेशन, इनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार होने चाहिए जो थे ये फिजिकल डेवलपमेंट, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ये हो गया आपके आध्यात्मिक और नैतिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, हार्मोनियस डेवलपमेंट, पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल एजुकेशन जो उद्देश्यपूर्ण और मीनिंगफुल अर्थपूर्ण होना चाहिए एजुकेशन, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग यानी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, हार्मनी बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी यानी व्यक्ति और समुदाय दोनों के बीच संबंध अच्छा होना चाहिए। फिजिकल डेवलपमेंट, शिक्षार्थी के लिए उसका स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रह सकता है। किसने कहा था? तो ये कहा था, आप लोग जान जाइए, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, ये एरिस्टोटल ने कहा था यानी अरस्तु ने कहा था। इसलिए शिक्षा को छात्र के फिजिकल डेवलपमेंट की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य ही व्यक्तित्व विकास की कुंजी है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो आप कैसे पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, आपका इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा कि हम पढ़ पाए, बोझ लगने लगेगा आपका पढ़ाई। मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट,
शिक्षार्थी का सौंदर्यात्मक, नैतिक व आध्यात्मिक विकास शिक्षा का दूसरा उद्देश्य होना चाहिए। ओके, सौंदर्यात्मक यानी कि जो आप कुछ देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या विचार, आपकी क्या इमोशंस है, उसके उससे क्या आप उससे जुड़े हुए हैं, वो सौंदर्यात्मक एजुकेशन के अंतर्गत आता है। नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास, इसलिए शिक्षार्थी को किसी न किसी रूप में मोरल एजुकेशन अवश्य देना चाहिए। ये जो है कोई इसका भी एक अलग से बुक नहीं होना चाहिए, मोरल एजुकेशन का बुक्स नहीं होना चाहिए, बस इसे प्रैक्टिकली व्यवहार के थ्रू यानी करने के द्वारा आप मतलब कुछ करके सिखा सकते हैं। या जैसे आप लोग देखते होंगे छोटे बच्चे होते हैं, जब कोई आता है घर पे मेहमान तो आप लोग उन्हें उन्हें मतलब जो भी रिस्पेक्ट वगैरह देते हैं वो बच्चा देखता है, और वैसे ही जब वो बाहरी कोई आता है तो वो भी वैसा ही रिस्पेक्ट देता है। तो ये हुआ मोरल एजुकेशन। ओके, शिक्षा के द्वारा एक व्यक्ति को प्रकृति एवं जीवन के सौंदर्य की प्रशंसा की भावना विकसित करने योग्य बनाना चाहिए, और यह योग्यता तभी होगा जब कोई व्यक्ति नैतिक रूप से जागृत हो। ओके, बौद्धिक विकास, रविन्द्रनाथ शिक्षा के नाम पर मात्र पुस्तकीय ज्ञान हासिल करने के विरुद्ध थे। वे उस परम यानी ट्रेडिशनल स्कूल प्रणाली को भी पसंद नहीं करते थे, जो शिक्षार्थियों को केवल रटने पर जोर देती है। उन्होंने बच्चों को मुक्त चिंतन की ओर ले जाने वाली शिक्षा की वकालत की, जिससे बालक की कल्पना शक्ति का विकास हो सके। उन्होंने बस रटने के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आप जैसे आप सृजनात्मक बालक होते हैं ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं। कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है बहुत सारे विचार से एक तरफ सिकुड़ना, और डाइवर्जेंट जो होता है एक थियोरी से बहुत सारे अपना अपना विचार देना, अपना अपना विचार प्रकट करना। तो उस टाइप का ये चिंतन की ओर ले जाने वाली यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग की ओर ले जाने वाली शिक्षा की वकालत करते थे, जिससे बच्चा कल्पनाशील यानी इमेजिनेशन हो। बच्चे में इमेजिनेशन कब आएगा? जब वो क्रिएटिव होगा, एक्टिव होगा। तो उस टाइप का ये शिक्षा देना चाहते थे। जैसे कोई बच्चा कुछ देखेगा, उससे कुछ नया बनाएगा और कुछ नया उससे विकसित करेगा, तो ये इस टाइप की शिक्षा देते थे, ना कि बस रटो और याद करो, बस एग्जाम फाइनल करो। ओके, हारमोनियस डेवलपमेंट, उनका कहना था शिक्षा को बालक के टोटल डेवलपमेंट में मदद करनी चाहिए, तभी वह बालक समाज में सामाजिक भूमिका निभाने में सफल हो सकता है। पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल एजुकेशन, रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा उनके अस्तित्व के संदर्भ में सार्थक होना चाहिए। यानी कि जो शिक्षा दिया जाए उनके अस्तित्व यानी जो यथार्थवाद है, यथार्थ में है, जो उसके अस्तित्व में, जो उसके व्यवहार में, दिनचर्या में है, उसमें उससे रिलेटेड शिक्षा होनी चाहिए, ताकि वो सार्थक होना चाहिए। मतलब वो सीख पाए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, उसके सामने सदैव किसी उद्देश्य का होना भी जरूरी है। जैसे आप लोग जानते होंगे बिना उद्देश्य का कुछ काम नहीं हो सकता, और उद्देश्य ही वो चीज़ होता है जो हमें मोटिवेट करता है कि आप ये काम करिए। जैसे आप उद्देश्यहीन होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे भाटिया ने कहा था, ये नाविक जो होता है, एक वो पतवार जो होता है उसका बिना उद्देश्य का होता है, उसे पता नहीं होता है कि उसे कहाँ जाना है, कैसे जाना है। उसी टाइप का जो उद्देश्य जब नहीं होता तो हमें कुछ मोटिवेशन ही नहीं होता कि हमें क्या करना है, बस आराम से रहो, जो मिल रहा है वो बस करते चलो करते चलो। इसलिए उनका उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, जिसकी मदद से विद्यार्थी अपने जीवन में अपने आने वाली प्रत्येक समस्याओं का स्वयं समाधान कर सके। देखिए, अगर आपके पास ये उद्देश्य नहीं होता कि हमें बीएड जो है एग्ज़ाम देना है, उसे अच्छे से मार्क्स लाना है, प्राप्त करना है, तो अगर नहीं उद्देश्य होता तो आप क्यों पढ़ते? नहीं ना पढ़ते। यही उद्देश्य है, आपका एम है, आपका लक्ष्य है कि मैं ये टीचर बनना है मुझे, तो इसके थ्रू आपका लक्ष्य है कि हमें टीचर बनना है, तो आप ये छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसे टैकल कर रहे हैं। ओके, जिसकी मदद से विद्यार्थी अपने जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्याओं का स्वयं समाधान कर सके। उसके बाद है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व बंधुत्व में विश्वास रखते थे, इसलिए उनका कहना था कि शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय समझ दुनिया के लोगों में एकता स्थापित करने में बहुत मदद कर सकती है। ये नहीं कि हम और हमारा देश, बस इससे हम के तरह ही हम तक ही सीमित रहिए, लिमिट मत रखिए। हम और हमारा देश ही नहीं, पूरा देश। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग यानी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना विकसित हो। ओके, ये है आपका 7th जो उनका
ऑब्जेक्टिव्स था। शिक्षा को मनुष्य के व्यक्तिगत पक्ष और समाज के बीच एक समरसता पैदा करने की कोशिश करना चाहिए। ये नहीं कि बस ये भी था आपका, वो गांधी जी में भी था ये, कि जब कोई पढ़ ले तो ये नहीं कि हम पढ़ लिए बस हमसे मतलब है, हम अपना काम करेंगे, ये करेंगे, अपने परिवार का देख रेख वो जो भी करना है वो करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। सोसाइटी के प्रति भी कुछ अपना कर्तव्य बनता है, तो उसमें भी समरसता पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति समाज से अलग अलग रहते हुए अपना सही और स्वस्थ विकास नहीं कर सकता। शिक्षा द्वारा व्यक्ति को यह एहसास दिलाना चाहिए कि वह समाज का एक अटूट हिस्सा है, अतः समाज एवं व्यक्ति के निजी उद्देश्य के बीच किसी किस्म का विरोध नहीं होना चाहिए। ओके, इस प्रकार व्यक्ति स्वानुभूति प्राप्त कर सकता है। तो ये रहा आपका एम्स ऑफ एजुकेशन। अब देखिए हिज व्यू, यानी कि उनका जो करिकुलम पर क्या, उनका करिकुलम के बारे में क्या विचार था, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। रविंद्रनाथ विद्यालयों में प्रचलित पाठ्यक्रम के पक्ष में नहीं थे। विद्यालय में जो पाठ्यक्रम प्रचलित था उसके पक्ष में नहीं थे, वो तो विद्यालय के पढ़ाई से ही सिस्टम से ही असंतुष्ट थे। तो ऑब्वियसली ये करिकुलम से भी असंतुष्ट होंगे, क्योंकि उनके विचार से ये बालकों के संपूर्ण विकास के लिए समर्थ नहीं है। उनका कहना था कि करिकुलम को पर्याप्त व्यापक होना चाहिए, ओके, ताकि वो व्यक्ति एवं समाज की ज़रूरतों को पूरा कर सके। देखिए, व्यक्ति एवं समाज की ज़रूरतों को पूरा कर सके, ओके। उसमें टोटल डेवलपमेंट के साथ साथ उसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भावना का भी विकास हो। उनका कहना था पाठ्यक्रम में अध्ययन विषयों के अतिरिक्त कुछ एक्टिविटीज़ और कुछ वास्तविक दिनचर्या सम्मिलित होनी चाहिए। यानी कि ये नहीं कि बस करिकुलम के मतलब जो भी सब्जेक्ट है अपना वो पढ़ें और एग्ज़ाम दिए और जो पास कर गए वो पास कर गए, बस उससे कुछ नॉलेज नहीं, वैसा नहीं चाहते। वो चाहते हैं हमारे दैनिक दिनचर्या क्या है उससे रिलेटेड होनी चाहिए, गतिविधियाँ से रिलेटेड होनी चाहिए, और कुछ ये नहीं कि पाठ्यक्रम करिकुलम जो सब्जेक्ट है वो नहीं होनी चाहिए, वो भी होनी चाहिए। तो देखिए उनके विचार में क्या है। स्टडी सब्जेक्ट, भाषा तथा साहित्य, मातृभाषा, विदेशी भाषा एवं अन्य भारतीय भाषा होनी चाहिए। प्राकृतिक विज्ञान के विषय में उन्होंने कहा जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो भी है वो। सामाजिक अध्ययन विषय जो हो गए आपके हिस्ट्री, भूगोल, ये नागरिक वगैरह जो भी हो गए, पॉलिटिकल साइंस, ओके। समाज सामान्य विज्ञान एवं स्वास्थ्य विज्ञान होना चाहिए। कला, संगीत, नृत्य जो भी आर्ट हैं, जो भी कलाएं हैं, जो भी अपनी हैं वो करें। कृषि तथा अन्य तकनीक, साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी। एक्टिविटीज एंड ऑक्यूपेशन, यानी एक्टिविटीज में क्या क्या होनी चाहिए, नृत्य, रंग, जो भी खेल, चित्रकला, कृषि, ललित कला, भ्रमण, आंचलिक अध्ययन जो होती है, प्रयोगशाला कार्य, समाज सेवा, स्वशासन, ये जो होना चाहिए उन्होंने एक्टिविटीज में उन्होंने बताया। अब एक्चुअल लिविंग एंड कम्युनिटी सर्विस, यानी दैनिक दिनचर्या में क्या कार्य होना चाहिए, उसमें क्या शिक्षा देनी चाहिए। रविन्द्रनाथ द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम वास्तविक जीवन चर्या और समुदाय सेवा को केंद्र में रखकर चलता है। शांति निकेतन का जीवन इसका जीता जागता उदाहरण। जैसे मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि ये जो विचार हैं, जो भी इनके शिक्षा के क्षेत्र में विचार हैं, वो जो है वहाँ पे शांति निकेतन में इनका ही फॉलो करके वहाँ पे पढ़ाई होता है। रविन्द्रनाथ ने इस संदर्भ में कहा था इसका समाज सेवा कार्य, यानी उद्देश्य सिर्फ सीमित लक्ष्यों की पूर्ति करना ही नहीं है, बल्कि इसके द्वारा सामाजिक जीवन के महत्व को समझना तथा उससे प्रेरणा ग्रहण करना है। देखिए अब इनके टीचिंग मेथड के में इनके क्या विचार थे। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रचलित टीचिंग मेथड से भी संतुष्ट नहीं थे, ओके। इन्हें वो जीवन शून्य और अनुपयोगी मानते थे, ओके। स्कूल को तो उन्होंने पोथी रटने वाली फैक्ट्री कहा। करिकुलम को इसका जीवन में कोई महत्व नहीं है, यानी जो पढ़ाई में अभी जो फिलहाल जो टाइम है इसका या आने वाले में कुछ काम नहीं होगा। और टीचिंग मेथड को जीवन शून्य और अनुपयोगी मानते थे। उनका मानना था कि टीचिंग मेथड शिक्षार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, यानी करिकुलम क्या था, उनके व्यवहार से संबंधित होनी चाहिए, और टीचिंग मेथड क्या है, जो व्यक्तिगत आवश्यकताओं से संबंधित होनी चाहिए, ओके, जिससे उनका समुचित विकास हो सके, ओके। देखिए टीचिंग मेथड, टीचिंग वाइल वॉकिंग, यानी यात्रा करते करते अध्ययन। ये बच्चों को एक जगह बिठाकर पढ़ाने की अपेक्षा उन्हें खुले वातावरण में पढ़ाना अच्छा मानते थे। इससे वो अपनी आंखों से देखकर समझ भी सकते हैं और समझी हुई बातों को अपने दिमाग में लंबे समय तक धारण भी कर सकते हैं। बच्चे ही नहीं, आपको भी ऐसा ही होता होगा। जैसे आप
को तो जब देखना होगा तो आप मतलब कुछ जो आपका टॉपिक है वो देखने में जो मतलब उपलब्ध है वो तो आप कर सकते होंगे, लेकिन जब आपको कोई टॉपिक पढ़ना होता है तो आप पहले एग्जाम्पल, जब तक आपको एग्जाम्पल समझ में नहीं आता, जब आप एग्जाम्पल के थ्रू नहीं समझते होंगे तब तक आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आता होगा। वैसे ही बच्चे हैं, बच्चे तो कुछ भी उतना उनके पास नॉलेज नहीं होता, इसलिए उन्होंने कहा जो बच्चे देखेंगे वो उसे देखेंगे और समझेंगे, और फिर जब उनको याद करना हो या कुछ करना हो तो अचानक उनके माइंड में आएगा कि हमने देखा था ऐसा और ऐसा होगा, तो उस टाइप का वो शिक्षा मानते थे। सेकेंड थी डिबेट्स एंड डिस्कशन मेथड। इनका सुझाव था कि बालकों के दिमाग में ज्ञान को हमें उड़ेलना नहीं चाहिए, वरन कक्षा में प्रत्येक पाठ विचार विनिमय के सहारे ही पढ़ाया जाना चाहिए। विचार विनिमय से विद्यार्थियों के कितने ही संदेह दूर हो जाते हैं और शिक्षार्थी स्पष्ट चिंतन की आदत विकसित कर लेते हैं और साथ ही अपनी समस्याओं को भी समाधान करना सीख लेते हैं। यानी कि इनके कहने का मतलब था कि जो भी क्लास में पढ़ाया जाए ये नहीं बस टीचर सेंटर्ड हो कि टीचर आया पढ़ा दिया और गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। डिस्कशन और डिबेट होना चाहिए, यानी कि टीचर भी हो साथ में और बच्चे को भी टाइम मिले, बच्चे को भी मौका दिया जाए कि वो उनके क्या विचार हैं, वो इस टॉपिक में अपना विचार क्या देना चाहते हैं, वो उस टॉपिक से क्या समझ रहे हैं या क्या समझाना, किसी बच्चे को समझाना चाह रहे हैं या क्या अपना विचार दे रहे हैं। तो इस टाइप का डिबेट और डिस्कशन के थ्रू उन्हें दिया जाए, ये नहीं कि बस ज्ञान को उड़ेल दिए और मास्टर आए टीचर आए पढ़ाएं और गए। नेक्स्ट है एक्टिविटी मेथड। इन्होंने एक एक्टिविटी गतिविधि सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था। इस विधि से शिक्षार्थी फिजिकली एंड मेंटली दोनों ही प्रकार से चुस्त दुरुस्त रहते हैं, अर्थात एक्टिव रहते हैं। इसीलिए टैगोर ने कूदना, पेड़ पर चढ़ना, ताली बजाना, नाटक, अभिनय जैसे एक्टिविटीज को पढ़ाई के साथ जोड़ने का सुझाव दिया। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो, अगर आप लोगों को इससे फ़ायदा हो तो वीडियो को, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए। ओके, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी आपके फ्रेंड्स होंगे उन्हें आसानी से वो भी समझ सकें। नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक मेथड। इस विधि के अंतर्गत शिक्षार्थी को स्वयं खोजी बनना पड़ता है, यानी कि ह्यूरिस्टिक मेथड खोज विधि। ये जो है इसमें बच्चा खुद से अपनी समस्याओं का समाधान खोजता है। अध्यापक बालकों को ऐसी स्थिति में खड़ा कर देता है कि बच्चा स्वयं उससे प्रश्न पूछने के लिए विवश हो जाता है। इस प्रकार टीचर अनेक सब प्रश्नों का जवाब देता है और बाद में इनकी योग्यताओं का जांच करता है। ओके, तो ये रहे कुछ जो भी थे आपके डिसिप्लिन बोल रही हूँ, ह्यूरिस्टिक मेथड, एक्टिविटी मेथड एंड डिबेट एंड डिस्कशन मेथड, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये टीचिंग वाइल वॉकिंग, यात्रा करते करते अध्ययन। ये आपका सीटेट में भी, एग्जाम वगैरह में भी आता है। देखिए डिसिप्लिन, रविन्द्रनाथ को सख्त मतलब उनका कहना था कि बच्चों का जो डिसिप्लिन उन्हें कठोरता से नहीं फॉलो करवाना चाहिए। क्या उनका विचार था वो देखते हैं। रविन्द्रनाथ को सख्त एवं कठोर डिसिप्लिन पसंद नहीं था। वे किसी भी प्रकार के दमन के खिलाफ थे। वे पूर्णतः स्वतंत्र वातावरण चाहते थे जिसमें शिक्षार्थी को पूर्ण आज़ादी हो। वे चाहते थे कि शिक्षक के मन में बालक के प्रति पर्याप्त सहानुभूति तथा प्यार हो। प्यार का यह वातावरण विद्यार्थी में अनुशासन पैदा करेगा। कहने का मतलब था कि अगर टीचर जो है उसे बच्चे को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से उसे पढ़ाएगा, समझाएगा, तो बच्चे के दिल में जो होगा उनके लिए प्यार बढ़ेगा, यानी अपनापन, जैसे फ्रेंडली लगेंगे, तो उन्हें खुद, बच्चे को खुद उस वहीं प्यार का वातावरण विद्यार्थी में अनुशासन पैदा करेगा। जैसे आप लोग भी होते होंगे, कोई टीचर जो होंगे बहुत खड़ूस होते होंगे और कुछ होते होंगे जो आपको आसानी से इजीली आपको कुछ बताते होंगे या फ्रेंडली होंगे, तो आप उनको उन और टीचर से कुछ ज़्यादा ही रिस्पेक्ट देते होंगे, आप उनसे कुछ ज़्यादा ही लगाव होता है। तो उसी टाइप का बच्चों में इन्होंने कहा था कि अगर वातावरण ऐसा हो तो वो आसानी से बच्चे अपना खुद डिसिप्लिन करेंगे। ओके, नेक्स्ट विचार है व्यू अबाउट टीचर। देखिए, व्यू अबाउट टीचर यानी कि शिक्षक कैसा होना चाहिए, उनका विचार क्या था। बच्चे को शिक्षा प्रदान करते समय शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने शिष्यों को भली भांति समझता होगा, लेकिन एक अच्छा शिक्षार्थी एक अच्छा शिक्षक बन सकता है। एक अच्छा टीचर सदा अपने उन्होंने कहा था कि एक अच्छा जो बच्चे को शिक्षा प्रदान करते समय शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसे जो टीचर होते हैं वो
उससे ऐसा अपेक्षा किया जाता है कि वो अपने बच्चों के बारे में वो अच्छे से जानते हैं। और इन्होंने कहा था एक अच्छा शिक्षार्थी एक अच्छा शिक्षक बन सकता है। एक अच्छा टीचर सदा अपने शिक्षार्थियों को प्रेरणा यानी मोटिवेशन, प्रोत्साहन तथा परामर्श देने के लिए तैयार रहता है। रविन्द्रनाथ का कहना था कि जो शिक्षक बच्चों को भूलकर स्वयं में खोया रहता है, जैसे आजकल के टीचर हो चुके हैं, ओके सॉरी बट ऐसा ही हो रहा है। शिक्षक बच्चों को भूलकर स्वयं में खोया रहता है, वह शिक्षा जैसे महान कार्य को करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हो सकता। आप लोगों को भी पता होगा आजकल कैसे टीचर हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो ये नहीं पता उन्हें कि शिक्षक क्या होता है, स्कूल हम क्यों जा रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि एक अच्छा शिक्षार्थी एक अच्छा शिक्षक बन सकता है। जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो एक अच्छा शिक्षार्थी अच्छा शिक्षक बनेगा। कोई भी शिक्षक उस समय तक किसी को सही ढंग से नहीं पढ़ा सकता। उनका कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट विचार है जो ये है कि कोई भी शिक्षक उस समय तक किसी को सही ढंग से नहीं पढ़ा सकता जब तक वह स्वयं सही ढंग से न पढ़ रहा हो। ओके, जैसे दीपक उसी समय तक दूसरे को रोशनी दे सकता है जब तक वह स्वयं जल रहा होता है। ओके, तो ये विचार थे रविन्द्रनाथ टैगोर के। कंट्रीब्यूशन इनका क्या था बच्चों के लिए। तो चलिए, आप लोगों को समझ में आया होगा या नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को, अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।